अच्छा, अभी हम देखते हैं इसके कोड को। तो सबसे एक अहम चीज़ है जो मैंने मिस की पहले, कि आपने इसको रन करने के लिए कोड को आपने जहाँ पे जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है, मीन सी ड्राइव में जैम्प के अंदर इंस्टॉल होगा, तो जैम्प का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर एच टी डॉक्स का फ़ोल्डर बनेगा। एच टी डॉक्स के अंदर आपने फ़ोल्डर को रखना है अपने, जिस भी आपने प्रोजेक्ट को रन करना होता है, ठीक है। तो आपने अपना प्रोजेक्ट एच टी डॉक्स के अंदर रखना है। तो दूसरा, इसको कोड ओपन मतलब करने के लिए आपने अपना सबलाइम ओपन कर लिया, या वी एस कोड, या जिसमें भी आप कोड करना चाह रहे हैं। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, ऑलमोस्ट सेम ही है इसके लिए भी। आपने यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपका कोड ओपन हो जाता है। तो कोड का स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक एसेट का फोल्डर है, इसके अंदर सी एस एस की फाइल्स पड़ी हुई हैं, बूटस्ट्रैप की, ठीक है। डाटा टेबल्स का एक टेबल है, और उसके अलावा फैंसी बॉक्स है, फॉन्ट आसम है, जो इमेजेस आपने यूज़ किए हैं वो इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। एक आई एम जी का फोल्डर है, जो आप इमेजेस अपलोड करते हैं वो इस फोल्डर में आते हैं। जे क्यूरी है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर आपने डिफरेंट एनिमेट और रीजनिंग वगैरह के क्यों हैं। तो बेसिकली ये है कि जो एसेट का फोल्डर है ये सारा, इसमें आपने अपने एसेट्स रखे हुए हैं, आपने इसमें कोड नहीं किया हुआ, ठीक है। डीबी का एक फोल्डर है, इसमें जो हमने अपना डाटाबेस रखा हुआ है। उसके बाद एक इंक्लूड का फोल्डर है। इंक्लूड में हमने दो फाइल्स हैं हमारी, जो हमने खुद कोड की हैं, और उसके अलावा ये सारी फाइल्स भी हमने खुद कोड की हैं। तो हम एक साइड से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले ये फाइल देखते हैं। तो डेटाबेस साथ, जैसे आपने देखा था, जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट पे रन करें तो नहीं रन होता जब तक डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो, डेटाबेस ना बना हुआ हो, तो वो रन नहीं हो रहा था, वहाँ पे एरर आ रहा था। तो वो ये एरर था, ये जो डिस्प्ले हो रहा था एरर उधर, क्योंकि उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था डेटाबेस के साथ। तो ये फाइल है कनेक्शन की। इफ़ नॉट इज सेट सेशन, अगर सेशन सेट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू एक न्यू माई एसक्यूएल के डेटाबेस बना रहे हैं लोकल होस्ट में। रूट उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं है, और डेटाबेस का नाम टी एस एस है, ठीक है। इस कनेक्शन का कोई एरर आता है तो ढाई हो जाएगा, और उसका जगह ये वाला जो है एरर मैसेज उधर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक जगह पे ये कोड कर लिया है, इसको बार बार हमने हर फाइल में हमें ज़रूरत होती है। तो हमने बजाय इसके कि हम इस कोड को बार बार लिखें, हमने एक बार कनेक्शन का कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेसिकली डाटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड है। और इसको हम जहाँ भी हर फाइल के अंदर, आप सबसे पहले ऊपर देखें, इंडेक्स वाली फाइल में भी सबसे पहले ये रखा हुआ है। इससे क्या कहा है कि हमने कि इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर कौन डॉट पी एच पी फाइल हमारी डाटा के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये फाइल हम हर जगह पे इंक्लूड कर लेते हैं। हमने इस करके एक बार कोड करके इंक्लूड वाले फोल्डर में रखा है। दूसरी फाइल आपका फुटर है। तो फुटर भी आपने इसी तरह फुटर बना के, और इसमें आपने जो बनाया है बेसिकली सारा एच टी एम एल है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में मुझे। और ये आप जब भी जहाँ भी आपने फुटर डिस्प्ले करना होता है, तो आप उसमें इंक्लूड वाले फोल्डर में फुटर डॉट पी एच पी फाइल को आप इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं, जब एडमिन लॉगिन होता है तो इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल पे लॉगिन होने के बाद आता है, ठीक है। हम लॉगिन होने से पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होम फाइल है, इसके बाद हम लॉगिन देखेंगे, और इसके बाद रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। और होम फाइल कौन सी है, यहाँ पे जो भी फाइल ओपन होती है, जो भी पेज ओपन होता है, वो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल ओपन है, हम इसको देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ये हैं कि मैं इनको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो बार बार एक्सप्लेन दोबारा हर, क्योंकि वो चीज़ें हर फाइल के अंदर यूज़ हो रही हैं, तो मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इनको एक बार एक्सप्लेन करना काफ़ी होगा, क्योंकि वही चीज़ें बार बार हर फाइल के अंदर वही पेस्ट हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे टाइटल है ये एफ आई पी सी एस 619, ये कहाँ नज़र आ रहा होता है, आपके ब्राउज़र के ऊपर जो विंडो है वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जो भी पेज ओपन होगा यहाँ पे ऊपर देखे नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप हेड पोर्शन के अंदर डिफरेंट लिंक्स दिए हैं आपने। मैंने आपको बताया था कि एसेट वाले फोल्डर में आपने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, तो इनके लिंक्स आप देते हैं इस फाइल के अंदर। तो जैसे कि गूगल फॉन्ट्स का आपने दिया हुआ है, आपने फॉन्ट आसम का दिया हुआ है एसेट वाले फ़ोल्डर में, फॉन्ट आसम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर सीएसएस का फ़ोल्डर है,
आगे ये वाली फाइल है r.min.css, मिनिमाइज वर्जन है इसका, ठीक है। इस तरह jQuery का आपने दिया हुआ है, आपने कोरासेल के डिफरेंट दिए हुए हैं, एनिमेशन के दिए हुए हैं, ये सारे लिंक्स हैं बेसिकली आपने एसेट वाले फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं और आपने यहाँ इसके लिंक दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली उनको लिंक किया है, ये इसका आपने खुद से कोड, इसमें कुछ नहीं है। आपने जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे अपने किसी फ़ोल्डर में रख लेते हैं और उन फाइल्स का लिंक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। सीएसएस की जितनी फाइल्स होती हैं वो फाइल के ऊपर आप लिंक करते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे नीचे हर पेज के एंड पे। इसमें भी jQuery आ गई है, आप जो एनिमेशन की हैं ईजिंग वगैरह, ठीक है, डाटा टेबल्स हैं, फॉन्ट आसम है, ठीक है, jQuery है, वगैरह वगैरह, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो होती हैं उन्हीं चीज़ों की नीचे, और सीएसएस की फाइल्स ऊपर। तो अभी आता है मेन जो नेविगेशन पार्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपने एक ये फॉन्ट आसम का आइकन है, आगे दी शू शॉप लिखा है, आगे ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। और आगे आपने दो तीन आइकन बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लें, ये है आपका H1 टैग, और इसमें आपने दी शू शॉप लिखा है, और इसमें आपने फॉन्ट आसम का i/i टैग के अंदर दिया है आपने फॉर सॉलिड फॉर शॉप, तो इससे वो शॉप वाला आइकन बन गया है, आगे दी शू शॉप लिखा गया है। इस चीज़ को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, जब आप लॉगिन और रजिस्टर चेक कर चुके होंगे उसके बाद मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे, बल्कि मैं इसको भी ना लॉगिन रजिस्टर के बाद ही करता हूँ, आपको तब बेहतर समझ आएगी, ठीक है। इस नेविगेशन बार को हम बाद में करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन को हमने छोड़ दिया, इसके बाद बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज है, और नीचे फुटर है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज आपने दिया हुआ है, ये इसका सोर्स, इसकी हाइट विड्थ दी हुई है, इसको आप चेंज करके रिफ्रेश करके देख सकते हैं, और नीचे आपने फुटर इंक्लूड किया है, नीचे CSS की फाइल्स है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगली हमारी फाइल है login.php, ठीक है। तो login.php को अगर देखें तो आपने ऊपर वाला सब सेम है, यहाँ पे आपने ये कुछ लिखा है और उसके नीचे दो इनपुट फील्ड्स बनाई हैं जिसमें आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं, और एक लॉगिन का बटन है, ठीक है। तो लॉगिन डॉट पी को देखते हैं। फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ दें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, ठीक है। आपने ये इमेज सोर्स दिया हुआ है जो लॉगिन वाली फॉर्म की बैक पे ये नज़र आ रहा है इमेज, इसका सोर्स ये दिया हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट फिट दी हुई है। आगे आपने फॉर्म बनाया है, ठीक है, ये लॉगिन लिखा है, एंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड टू लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी आईडी आपने रखी है माई फॉर्म। तो इससे पहले दो चीज़ें हैं कि एक आपने ये डिव बनाई है इन्फो डिव, ये तकरीबन इस जगह पे है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कुछ करें तो ये देखें इन्फो डिव है ये, जिसमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहाँ इन्फो डिव में शो हो रहा है। और दूसरा आपने एक यहाँ पे फॉर स्पिनर बनाया है, ठीक है, जो जितनी देर में लॉगिन होता है तो उतनी देर ये स्पिनर घूमता है, जैसे आप दबाएं तो थोड़ी देर के लिए वो मिली सेकेंड्स में आता है, और फिर साथ ही रिस्पांस डाटाबेस से आ जाता है तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को देखते हैं। आईडी हमने इसकी माई फॉर्म रखी है, आपने ये याद रखना है। और दूसरा हमने एक और डिव बनाई है, उसकी आईडी हमने इन्फो रखी है, एक डिव बनाई है इसकी आईडी हमने लोडिंग रखी है, ठीक है। इन डिव्स को हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने एक लेबल दिया है लॉगिन आईडी का, इनपुट फील्ड दी है, इसकी टाइप टेक्स्ट है, और इसका नेम आपने रखा है लॉगिन आईडी। तो जो भी नेम रखते हैं ना हम इनपुट फील्ड को, जब कॉल करना होता है इनपुट फील्ड से कुछ भी डाटा नेक्स्ट पेज पे भेजना होता है, फॉर्म को सबमिट करना होता है, तो हम इसको नेम से कॉल करते हैं, ठीक है। इसका नेम देख लें लॉगिन आईडी है, और दूसरे इसका नेम PW है, ठीक है, पासवर्ड के लिए, और इसकी टाइप पासवर्ड है, ठीक है। अगर इसकी टाइप, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो पासवर्ड की शक्ल में नज़र आ रहा होता है, अगर आप इसकी टाइप टेक्स्ट कर दें तो इस तरह वो टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने एक लॉगिन नाम का बटन बनाया है, ठीक है, और टाइप इसकी सबमिट है, ये फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है। और ये नीचे जावास्क्रिप्ट को मैंने आपको बता दिया है। एक ये चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, आप कह लें, हमने कहा है कि माई फॉर्म, जो फॉर्म जिसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी है, उसका सबमिट फंक्शन जब कॉल हो, मीन लॉगिन वाला बटन क्लिक हो, तो HTML बॉडी स्क्रॉल हो रही है, टॉप बेसिकली यहाँ पे स्क्रॉल नहीं होती क्योंकि वो नीचे है ही नहीं है, तो ये सेम पेज रहता है। इन केस अगर ये स्क्रॉलेबल हो तो ये टॉप पे चले जाएगा। इन्फो डिव
को फ़िलहाल हम एम्प्टी रख रहे हैं। इन्फो डिव कौन सी है, जिसमें रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है। तो उसके बाद लोडिंग को हम शो कर देते हैं, लोडिंग डिव में जो कुछ भी है वो शो हो जाता है। सेव बटन ये कौन सा बटन है, ये बटन है सेव बटन, जो लॉगिन वाला बटन है, ठीक है। इसको हम डिसेबल कर देते हैं कि एक बार क्लिक हो जाए, दोबारा क्लिक ना हो जब तक रिस्पांस वापस ना आए, ठीक है। उसके बाद हम इस फॉर्म का डाटा किधर लेके जाते हैं, एजेक्स के थ्रू अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी पे पोस्ट होके जाता है, माई फॉर्म का डाटा सीरियलाइज होके जाता है, और रिस्पांस जब आता है वापस तो लोडिंग को हाइड कर देते हैं, जो स्पिनर घूम रहा होता है उधर वो ख़त्म हो जाता है। इन्फोडिव जो है उसमें रिस्पांस शो कर देते हैं। इन्फोडिव में क्या रिस्पांस वापस आता है, जैसे ये आया हुआ है, इनवैलिड है, और इनकेस अगर ये ठीक होगा तो यहाँ लॉग्ड इन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, जो भी रिस्पांस होगा, ठीक है। सेव बटन जो डिसेबल हुआ था उसको फॉल्स कर देते हैं, मतलब वो दोबारा क्लिकेबल क्लिकेबल बन जाता है। तो ये बटन थोड़ी देर के लिए डिसेबल होता है, जितनी देर में रिस्पांस वापस आता है उस दौरान डिसेबल होता है, फिर दोबारा इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ इसमें इसको थोड़ा दोबारा सुन लेना है कि ये कैसे है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं रजिस्टर डॉट पी को। तो रजिस्टर ये भी सब सेम है, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको। रजिस्टर, और इसमें भी हमने जो फॉर्म बनाया है, इसमें भी हमने लोडिंग डिव रखी हुई है, इन्फो डिव रखी हुई है, माई फॉर्म है। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें उसमें सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे, इसमें हमने नेम का बनाया हुआ है, नेम के नाम से ईमेल बनाई हुई है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, पी इसका पी है नेम, इसी तरह कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। और आगे ये जो बटन बनाया है इसका नाम रजिस्टर रखा है, लॉगिन के केस में उसका नाम लॉगिन था, इधर इसका रजिस्टर है। इसके नीचे भी हमने सेम वही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है कि माई फॉर्म जब सबमिट हो तो अकाउंट कंट्रोलर पे डाटा जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट कंट्रोलर पे अभी हम इन दोनों चीज़ों को हैंडल करेंगे कि जब लॉगिन हो तो क्या करना है, रजिस्टर हो तो क्या करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी फाइल को। यहाँ पे भी देखें हमने सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाली जो फाइल है इंक्लूड वाले फोल्डर में वो रख ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि इफ सेट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे है इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, हम पहले ऐसे करते हैं, रजिस्टर को देख लेते हैं। इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, यानी रजिस्टर पेज पे जब यूज़र अपना इन्फो दे के रजिस्टर पे क्लिक करता है तो अकाउंट कंट्रोलर पे डाटा आता है। अकाउंट कंट्रोलर चेक करता है कि इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है तो नेम वाली इनपुट फील्ड, ये जो आगे है ना पोस्ट के बाद लिखी हुई, ये इनपुट फील्ड का नाम है, ठीक है। आपने देखी होगी कि हमने इधर हर इनपुट फील्ड का नाम रखा था, नेम इज इक्वल टू पी नेम इज इक्वल टू लॉगिन आईडी, ठीक है। इसी तरह नेम इज इक्वल टू ईमेल, तो हमने हर इनपुट फील्ड का नाम रखा था। तो हम कहते हैं कि अगर रजिस्टर का बटन पोस्ट हो के आपको पता चला अगर क्लिक हुआ है तो नेम इनपुट फील्ड से पोस्ट करके जो भी डाटा उसमें लिखा हुआ था, यूज़र ने जो अपना नेम लिखा था वो इस वेरिएबल में सेव कर दो, ईमेल में जो कुछ लिखा था वो इधर सेव कर दो, लॉगिन आईडी में जो कुछ लिखा था इधर सेव कर दो, पासवर्ड का इधर, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो भी इनपुट फील्ड में चीज़ें थी वो हमने वेरिएबल में सेव कर ली हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र टेबल में देखो जहाँ पे लॉगिन आईडी इस लॉगिन आईडी के बराबर हो जो यूज़र ने एंटर की है, ठीक है। तो इन केस अगर एक बंदा पहले रजिस्टर कर चुका है तो दोबारा रजिस्टर सेम लॉगिन आईडी से नहीं होता, लॉगिन आईडी डिफरेंट रखने के लिए हम कहेंगे कि हम चेक करते हैं यूज़र टेबल में कि लॉगिन आईडी जो यूज़र ने एंटर की है रजिस्टर होने के लिए वो पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर इस क्यूरी के रिजल्ट की नंबर ऑफ रो ज़ीरो से ज़्यादा है, मतलब कोई बंदा कोई पहले यूज़र है जिसकी लॉगिन आईडी सेम है इससे, तो हम कहते हैं कि यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एग्जिट हो जाएगा, ये रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे दोबारा से अपनी आईडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि पासवर्ड MD5 से इनक्रिप्ट कर लो, मीन की पासवर्ड जो भी देते हैं उसको इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में जो स्टोर होता है वो स्ट्रिंग की शक्ल में सेव होता है, वो 1 2 3 या आप जिस तरह से देते हैं वो सेम नहीं रहता, जबकि आपने एक्सेस करने के लिए लॉगिन करने के लिए सेम ही देते हैं, सिर्फ वहाँ पे जो डेटाबेस में नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होता है ताकि सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए, ठीक है। इंसर्ट कर देते हैं हम यूज़र वाले टेबल में, हम यूज़र टेबल के सारे कॉलम के नाम दे रहे हैं, ये वाले सारे कॉलम के नाम हैं, आप जब देख लें यूज़र टेबल में यूज़र टेबल में सारे कॉलम के नाम हैं, यूज़र आईडी, नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। ये और उसको वैल्यूज़ हम क्या दे रहे हैं, नेम के अगेंस्ट हम नेम का वेरिएबल दे रहे हैं, तो वेरिएबल के अंदर नेम सेव होता है जो यूज़र ने एंटर किया होता है। इस तरह लॉगिन आईडी के अंदर हम लॉगिन आईडी देते हैं जो यूज़र ने एंटर की होती है। तो इन सब
कॉलम्स के अगेंस्ट हमने वैल्यूज़ दे दी हैं, और हम अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और अगर फॉल्स होती है तो हम कहते हैं एरर इन रजिस्ट्रेशन, और जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम कहते हैं कि विंडो डॉट लोकेशन HREF, हम कहते हैं कि ये लॉगिन डॉट PHP पे चला जाए। जैसे ही रजिस्टर होता है लॉगिन डॉट PHP पे चला जाता है, 3 सेकंड बाद लॉगिन वाली फाइल खुल जाती है। ठीक है, तो अगर जब यूज़र लॉगिन होने के लिए अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देता है तो क्या होता है, तो इफ इज सेट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से लेके इस वेरिएबल में सेव कर दो, पासवर्ड उसने जो दिया है वो इधर सेव कर दो, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर लो, और यूज़र वाले टेबल में देखें जहाँ पे लॉगिन आईडी इसके इक्वल हो और पासवर्ड वाले कॉलम में ये लिखा हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूज़र की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच होती है यूज़र वाले टेबल से, और ये रिज़ल्ट वेरिएबल में हम इस क्वेरी को सेव करते हैं। अगर रिज़ल्ट की नंबर ऑफ रो 0 से बड़ी हो तो हम ये पूरी रो ले लेते हैं। पूरी रो से मुराद जैसे ये पूरी रो है एक, तो इसमें हमारे पास सब डाटा आ जाता है। तो हम रो की यूज़र आईडी के थ्रू यूज़र आईडी ले सकते हैं, रो की नेम में हमारे पास नेम आ जाता है, रो की यूज़र टाइप में टाइप आ जाती है, मतलब आई मीन कि रो की कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट आ जाएगा, रो की लॉगिन आईडी में एडमन आ जाएगा। ठीक है, रो की यूज़र टाइप में 0 आ जाएगा। तो हम इस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक सेशन की थ्रू वेरिएबल बना रहे हैं। सेशन के थ्रू वेरिएबल का क्या फ़ायदा होता है, दूसरा वेरिएबल एक ही पेज पे सिर्फ एक्सेसिबल होता है, जबकि सेशन का जो वेरिएबल होता है, सेशन के थ्रू हम वेरिएबल बनाते हैं, वो किसी भी पेज पे अवेलेबल होता है जब तक सेशन को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है, तो लॉगिन होते वक्त सेशन सेट कर लेते हैं हम सेस यू आई डी के नाम से वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने यूज़र आईडी सेव कर दी। सेस नेम के नाम से इसमें नेम सेव कर लेते हैं। सेस यू टाइप यूज़र टाइप के अंदर यूज़र टाइप सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं इफ़ रो की यूज़र टाइप अगर 0 है तो यू टाइप एक वेरिएबल है, इसमें एडमिन सेव कर लो। एल्स अगर यूज़र टाइप 1 है तो यूज़र टाइप में कस्टमर सेव कर लो। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये एडमिन लॉगिन हो रहा है या यूज़र लॉगिन कस्टमर लॉगिन हो रहा है। ठीक है, और सेशन यू टाइप के अंदर यूज़र टाइप वेरिएबल में जो भी वैल्यू है एडमन है या कस्टमर है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी भी पेज पे चेक करते हैं कि सेस यू टाइप क्या है तो वो हमें पता चल जाता है कि ये एडमन है, ये कस्टमर है, तो आगे का जो उसको जो डिस्प्ले करवाना है, जो पेज उसने एक्सेस करना है, वो ईजी हो जाता है। तो इसके बाद हम कहेंगे यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और विंडो लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP पे चला जाएगा। एल्स में हम कह देते हैं एरर है। ठीक है, तो अभी आते हैं दोबारा हम इंडेक्स डॉट PHP पे। तो जो चीज़ें मैंने स्किप की थी अभी उनको करने का टाइम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि हमने लिंक किया हुआ है। यहाँ पे थे हम कि हमने ऊपर ये लिख लिया था दी शू शॉप, और उसके बाद हमने एक फॉर सॉलिड फॉर शॉप का हमने आइकन बना लिया था। जैसे ये देखें ये आइकन बना था, आगे दी शू शॉप लिखा था, आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने दी विजिटर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, वेलकम लिखा आएगा। इस सेट सेशन नेम, अगर सेशन नेम सेट है तो यूसी फर्स्ट करके सेशन यूज़र टाइप लिखो और यूसी फर्स्ट करके सेशन नेम लिख दो। एल्स, ये एल्स का निशान है, विजिटर लिख दो। ठीक है, तो अभी लॉगिन क्योंकि कोई बंदा भी नहीं है तो वेलकम के बाद विजिटर आ गया है, और इधर ही अगर लॉगिन हो जाए, ठीक है, लॉगिन होने के बाद सेशन सेट हो जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं अकाउंट कंट्रोलर में लॉगिन होते वक्त सेशन सेट होते हैं। लॉगिन होते वक्त ये देखें ये सेशन सेट किए हैं हमने। तो अभी जब एडमिन लॉगिन हो गया है तो यहाँ पे देखें वेलकम के बाद विजिटर नहीं आ रहा, वेलकम के बाद एडमिन आ रहा है और एडमिन का नाम आ रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको मैंने बाद में बतानी थी इसलिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब लॉगिन नहीं होगा तो वेलकम विजिटर आएगा, लॉगिन हो जाएगा तो उसकी टाइप और उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इफ़ इस सेशन यूज़र टाइप, अगर सेशन यूज़र टाइप सेट है, और दूसरा हम कहते हैं सेशन यूज़र टाइप अगर 0 है, अगर वो एडमिन है। ये किस तरह है कि ये यूज़र वाले टेबल में देखें यूज़र टाइप, जो भी नया बंदा नया कस्टमर रजिस्टर होता है उसकी यूज़र टाइप 1 होती है और एडमिन की 0 है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि इफ़ सेशन यूज़र टाइप इक्वल टू 0 तो क्या करो, उसको ये वाले बटन दिखा दो। ठीक है, ये वाले बटन देखें एडमिन लॉगिन है तो उसको ये वाले बटन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एल्स इफ यूज़र टाइप 1 है अगर तो उसको ये वाले बटन हो जाएंगे शो। ठीक है, बटन में भी सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे होम इधर भी है इधर भी है, लेकिन होम नज़र आएगा। ठीक है, कैटेगरीज भी दोनों में सेम है, शूज़ भी, इसमें कार्ट एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया, तो बहरहाल जो भी यूज़र लॉगिन होता है अकॉर्डिंगली उसको बटन नज़र आ जाते हैं। और इन केस अगर लॉगिन के बाद
लॉग आउट दोनों को नज़र आएगा, कस्टमर को भी और यूज़र को भी, मतलब एडमिन को भी, कस्टमर को भी। और एल्स में हम कहते हैं कि अगर सेट नहीं है तो वहाँ पे होम, लॉगिन और रजिस्टर के 3 बटन शो होंगे। ठीक है, जैसे अभी सारे नज़र आ रहे हैं, लॉग आउट कर दें तो होम, लॉगिन और रजिस्टर के 3 बटन शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारी ये कुछ फाइल्स हो चुकी हैं, हमने इंडेक्स को देखा है, लॉगिन को देखा है, रजिस्टर